आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे इजराइल के ही इस प्रसंग में और इजराइल और भारत के संदर्भ में और खासतौर पर अदानी और इजराइल के संदर्भ में और उनके संबंध में। पहला तो सवाल यही है मेरा कि जो टाटा का निवेश देख के और अदानी का निवेश देख के कि ये सोचे हैं लोग कि क्या जनसंहार से मुनाफा कमाना सही है। क्या मुनाफा इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए जनता के नरसंहार की अनुमति दी जाए और उसमें शिरकत की जाए। भारत के ये दो पूंजीपति हैं, इन ये आइडियल है इस मामले में कि ये इजराइल के साथ में इनका कोलैबोरेशन है, बहुत गहरा कोलैबोरेशन। और ये सब जानते हैं कि इजराइल जो है वो नरसंहार की नीति पर चल रहा है और उसने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। तो क्या सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए जनसंहारक सरकार को या सत्ता को समर्थन देकर वहां व्यापार करना सही होगा, या उसके कामकाज में जिनका कि इनडायरेक्ट जनसंहार से बहुत गहरा संबंध है, वहां से मुनाफा कमाना सही होगा? मेरी अपनी नॉलेज में भारत के जो ये दोनों जो बड़े पूंजीपति हैं, इनका जनसंहार करने वाले देश इजराइल के साथ में व्यापार करना गलत है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं कि अदानी बहुत गहरे इन्वॉल्व हैं इजराइल में, तो हमारे पास में उसके तमाम डिटेल्स और डाटा हैं। अदानी की एक कंपनी है जो बेंगलोर में है, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एडीटीएल। यह सैटेलाइट उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स युद्धास्त्र, सैन्य कम्युनिकेशन उपकरण और एरोस्पेस असेंबली का काम करती है। इस कंपनी का इजराइल की जो कंपनी है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ए IAI, उसके साथ समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत उसे राडार देने का जिम्मा इस कंपनी के खाते में आया है। इसके अलावा सैन्य वाहन, युद्ध में काम आने वाले रेडियो सेट, आज का ठेका भी इसी कंपनी के नाम आया है। इसके अलावा यूएवी और ड्रोन का ठेका भी अदानी की कंपनी को मिला है। और इससे भी बड़ी चीज जो अदानी कंपनी को मिली है वह हाइफा पोर्ट, समुद्री बंदरगाह, उसका भी सौदा अदानी के साथ इसराइल ने किया और यह सौदा 1.2 बिलियन डॉलर का है। इजराइल में अपने आप में सबसे बड़ी विदेशी निवेश की डील के रूप में इसे देखा जाता है। इस हाइफा समुद्री बंदरगाह का 70% हिस्सा अदानी के स्वामित्व में और 30% हिस्सा इजराइल की गदौत ग्रुप कंपनी है। ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट का यहूदीवादी जो विस्तारवाद है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये पोर्ट जिस तरह से अदानी को दिया इजराइल ने, उससे पता चलता है कि भारत की इस डील में बहुत सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि इतना बड़ा सौदा आसानी से अदानी को मिल नहीं सकता था। जो गलवैया डाल के जो नरेंद्र मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ घूमते हैं,
यहां एक चीज उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव संख्या 3379, ये प्रस्ताव साफ कहता है यूनाइटेड नेशन का कि यहूदीवाद नस्लवाद है। और अगर यहूदीवाद नस्लवाद है और ये जो नेतन्याहू की सरकार है वो इस नस्लवाद का, यहूदीवाद का पालन कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अदानी का इजराइल के साथ में रिश्ता बनाना और भारत का इजराइल के साथ में रिश्ता बनाना, ये इस तरह से इसका जो 3379 नंबर का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव है उसका एक तरह से उल्लंघन है। एक और चीज है जो कि यह दर्ज की जानी चाहिए, वो ये कि इजराइल के हथियार निर्माण के काम में अदानी ग्रुप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्हें विभिन्न किस्म की राइफल, मैं उनकी लिस्ट नहीं बताना चाहता, और ड्रोन, ये सप्लाई देने का काम अदानी ग्रुप कर रहा है। यहां उल्लेखनीय है कि 2014 में जब पहली बार हिजमिस ड्रोन से फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले किए गए, तो ज्यादातर लोग नहीं जानते थे हिरमिस ड्रोन कहां से आया। ये हिरमिस ड्रोन जो है ये अदानी ग्रुप ने बनाया था और ये हमारी सेना के लिए बनाया था, लेकिन इजराइल की सेना ही काम आया, क्योंकि उन्होंने, अदानी ग्रुप ने इस ड्रोन को इजराइल को बेचा। एक और चीज है जो कि, मतलब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या मुनाफा इतना महत्वपूर्ण है कि फिलिस्तीनियों के नरसंहार में मदद की जाए? भारत के पूंजीपतियों का इस स्तर तक पतन होगा, ये तो हमारी कल्पना में नहीं था। व्यापार करते हैं, लेकिन नरसंहार व्यापार के मुनाफे का एक हिस्सा हो, ये चीज पहली बार इजराइल के प्रसंग में और फिलिस्तीनों के मासेकर के संदर्भ में पहली बार सामने आई। एक और चीज है जो हनीफा, जो समुद्री बंदरगाह जो पूंजी निवेश करके अदानी ने खरीदा, इससे भारत और इजराइल के संबंध तो गुणात्मक तौर पर बदल ही गए, लेकिन इससे एक दूसरा काम हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा घातक, वो ये कि फिलिस्तीन की जमीन पर अवैध कब्जा जो इजराइल ने किया है, हनीफा पोर्ट उसका हिस्सा है, उसका एक तरह से उसे वैधता प्रदान की गई, उसका एक तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। और ये एक तरह से इजराइल के द्वारा जो फिलिस्तीनियों के इलाके पर कब्जा किया गया है उसे वैधता प्रदान करना है, स्वीकृति प्रदान करना है। और ये वैधता किसके बहाने की गई है? ग्लोबल ट्रेड। एक्चुअली ग्लोबल ट्रेड नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनियों के इलाके पर इजराइल के अवैध कब्जे का ये अद्भुत नमूना है। दूसरी ओर इजराइल के साथ में जो भारत के संबंध है वो बहुत ही विलक्षण है और बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इस सेंस में कि इजराइल के साथ में हम बड़े पैमाने पर मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हैं। तकरीबन $1 बिलियन के मिलिट्री हार्डवेयर भारत इजराइल से खरीदता है। सन 2017 से यह सिलसिला चल रहा है। कहने के लिए ये कहा जाता है, जो कि रिकॉर्ड में है,
वो ये कि इजराइल जो है वो लंबे समय से भारत की मदद करता रहा है युद्धों में। कारगिल युद्ध में इजराइल ने मदद की थी। इस पूरे परिदृश्य को अगर आप ध्यान में रखें और ये ध्यान में रखें कि इजराइल के साथ में जो हमारी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप किस कदर हथियारों की दौड़, इजराइल के विस्तारवादी लक्ष्यों की दिशा में बढ़ाए हुए कदम और नरसंहार के समर्थन तक जा सकती है। सब लोग जानते हैं, ये एक ओपन फैक्ट है कि दुनिया में 3 बड़े देश हैं जो कि सबसे अधिक हथियार खरीदते हैं। उनमें सऊदी अरब है और चीन है और भारत है। भारत तीसरे नंबर पर आता है जो कि सबसे अधिक हथियार खरीदता है सारी दुनिया में। मैं अभी तक समझ नहीं पाया, जिस देश में स्कूल खोलने के लिए, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए जिस सरकार के पास पैसा ना हो, वो पैसा वो हथियारों की खरीद पर कैसे खर्च कर सकती है। भारत को शिक्षा की जरूरत है, सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन हथियार खरीदने के लिए पैसे हैं। भारत ने 2021 में, जो ऑफिशियल डाटा है स्टॉकहोम स्थित जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार, 2021 में 76.6 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे। ये नरेंद्र मोदी की जो जय जय हो रही है ना, इस नरेंद्र मोदी के डोनरों में बड़ी संख्या उनकी है जो कि हथियार बनाने वाली कंपनी है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश है हथियार खरीदने में। भारत के ऊपर सिर्फ चीन और सऊदी अरब है। और ये जो नरेंद्र मोदी का जो फेक चीन के साथ में प्रतिस्पर्धा का भाव चल रहा है, सख्त प्रतिस्पर्धा का भाव चल रहा है, इसका लक्ष्य, एक लक्ष्य तो यह है कि हिंदुस्तान के जनता को, हिंदुस्तान के नौजवानों को एंटी चीन अफीम की गोली खिला के रखा जाए। और दूसरा लक्ष्य है कि इसकी आड़ में जम के हथियारों की खरीद फरोख्त की जाए और इस इलाके में, भारतीय उपमहाद्वीप में शस्त्र प्रतिस्पर्धा को एकदम पीक पर ले जाया जाए। आप इस समझ सकते हैं, इस जो शस्त्र प्रतिस्पर्धा चल रही है, चीन और भारत के द्वारा जितने हथियार खरीदे जाते हैं उसमें 63% हथियार सिर्फ यही 2 देश खरीदते हैं। भारत को जो लोग देश देश हथियार सप्लाई देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है वो मॉडल ऊपर से जो लग रहा है वो डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, बल्कि वो हथियारों की दौड़ में हिंदुस्तान को वे झोंक देना चाहते हैं। और ये जो हथियारों की दौड़ में हिंदुस्तान को झोंकने के पीछे ही उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को, निजी पूंजीपतियों को रक्षा उद्योग में निमंत्रित किया और यहां पर उनकी दुकानें खोल दी, कारखाने खोल दिए। जो अब तक के हमारे पास डिटेल्स आंकड़े हैं भारत के हथियार खरीद के, वो आंकड़े बहुत ही पीड़ादायक हैं। मसलन जो भारत को जिन देशों ने शस्त्र सप्लाई किए या जिन देशों से भारत ने हथियार खरीदे हैं, 2000 से लेकर 2005 के बीच में रसिया से 73.3%
हथियार खरीदे गए। इजराइल से 7.9% हथियार खरीदे गए। उज्बेकिस्तान से 3.7% हथियार खरीदे गए। सन 2005 से लेकर 10 के बीच में रशिया से 73.8% हथियार खरीदे गए। इजराइल से 6.8% हथियार खरीदे गए। ब्रिटेन से 6.4% हथियार खरीदे गए। सन 2010 से 2015 के बीच में रशिया से 70.8% हथियार खरीदे गए। अमेरिका से 12% हथियार खरीदे गए। इजराइल से 4.7% हथियार खरीदे गए। और 2015 से लेकर 2020 के दौर में रशिया से 51% हथियार खरीदे गए, फ्रांस से 15% हथियार खरीदे गए और इजराइल से 13% हथियार खरीदे गए। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था, यह यूपीए की गवर्नमेंट में भी इजराइल से हथियारों की खरीद फरोख्त जारी थी और वह इजराइल जिसके साथ में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का कलंक जुड़ा हुआ है, उसके साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते थे। 1997 से लेकर 2000 के बीच में इजराइल से 15% शस्त्र भारत ने खरीदे और सन 2000 से लेकर 2010 के बीच में $10 बिलियन के भारत ने शस्त्र खरीदे। और नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद 42.1% हथियार खरीदे गए। और ये जो डाटा है, ये डाटा अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है। तो इजराइल की तरफ हमारा संबंध क्यों है? क्योंकि हमारे हथियारों की खरीद फरोख्त का बाजार है, हमारे हथियारों की कंपनियों के साथ में गहरे रिश्ते हैं, हमारा वहां के मास्य कर में इजराइल की सरकार की रक्षा में और उनके सैन्य नेटवर्क के विस्तार में हमारी कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम बुद्ध के देश के लोग हैं, हम शांति के देश के लोग हैं और हम नरसंहारक देशों के लिए हथियार सप्लाई करते हैं। हम बुद्ध के देश के लोग हैं, हमने पाठशालाएं नहीं खोली, कॉलेज नहीं खोले, हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल इनके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि हमने हथियारों की खरीद पर पैसा खर्च किया। हम ऐसे महान हिंदू हैं कि हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमने बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन नहीं चाहिए, बल्कि हमने इस बीच में तकरीबन $80 बिलियन के हथियार हमने खरीदे। $80 बिलियन हमने शिक्षा पर खर्च नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि आपका किसी से युद्ध नहीं है, आप किसी से कमजोर नहीं है, लेकिन आप हथियारों पर इतना खर्च क्यों करेंगे? आप शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, आप राजनीति में पिछड़ रहे हैं, आप संस्कृति के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, आप धर्म के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, लेकिन आप शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहे, हथियारों की खरीद पर खर्च कर रहे हैं। और ये जो हथियारों की खरीद पर खर्च करने के पीछे एक बड़ा कारण है कि इससे एक बड़ा मुनाफा कंपनियों को मिलता है और ये पेमेंट चूंकि सीधे सरकार लेती है एडवांस में, तो कमीशन पहले ही मिल जाता है। 3 से लेकर 10% तक कमीशन अवेलेबल है हथियार डीलरों के लिए। अब नरेंद्र मोदी ये ना कहें कि उनकी पार्टी को शस्त्र सप्लायरों से कमीशन नहीं मिलता, क्योंकि कमीशन एक ऑफिशियल रूल है हथियारों की खरीद फरोख्त में। अब आप समझ सकते हैं कि अगर $80 बिलियन के हथियार साल में खरीदे जाएं तो नरेंद्र मोदी के पास में साल में कितना चंदा आएगा शुद्ध कमीशन के तौर पर। तो ये जो देश है, ये देश डेमोक्रेसी है। इस देश में डेमोक्रेसी अगर कंगाल नहीं होगी, एक आम आदमी कंगाल नहीं होगा,
भारत भारत की तो हालत ये इतनी खराब है कि भारत का एक एक छोटा बच्चा, दो तीन चार क्लास का बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके मां बाप को स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भर्ती करने के बाद में उसकी मिनिमम फीस 2,000 से लेकर 3,000, 4,000, 5,000 तक देनी पड़ती है। आपके पास में स्कूल नहीं है खोलने के लिए पैसा, आपके पास ट्रेन खरीदने के लिए पैसा है, बारूद खरीदने के लिए पैसा है, आपके पास में राडार खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास में स्कूल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, स्कूल पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी हिंदू अर्थशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदू अर्थशास्त्र जिसे हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये टर्म है, ये हिंदू अर्थशास्त्र का मतलब यह है कि गैर जरूरी मदों पर खर्च करना और गैर जरूरी मसलों में जनता को इन्वॉल्व करना और गैर जरूरी लक्ष्यों के प्रति लोगों को गुमराह करके रखना, ये तीन बड़े लक्ष्य हैं जो कि इस पूरे के पूरे मॉडल में काम कर रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछे तो नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा काम क्या किया? उसने सबसे बड़ा काम यह किया कि हिंदुस्तान के पूंजीपति जिस रास्ते पर जाना चाहते थे, यानी नरसंहार के जरिए मुनाफा कमाने का रास्ता, अधिक से अधिक शस्त्र खरीदकर चंदा जुटाने का रास्ता, अधिक से अधिक शस्त्र खरीदेंगे तो हिंदुस्तान की जनता अधिक से अधिक गरीब रहेगी और अशिक्षित रहेगी। आज नरेंद्र मोदी जब एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में बोल रहे थे तो वो कह रहे थे उन्होंने 3 करोड़ घर बनाने के लिए साइन किए हैं। अरे ये बताओ कि हथियार बनाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए इस एक साल में कितने करोड़ रुपए पर साइन किए? नरेंद्र मोदी के भाषण को सुन के लगेगा नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट के अलावा, सड़क निर्माण के अलावा, वंदे मातरम ट्रेन के अलावा और कोई काम नहीं करते। हकीकत इसके एकदम विपरीत है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल शस्त्र निर्माण की कंपनियां, मल्टीनेशनल ड्रग्स दवा निर्माण की कंपनियां, मल्टीनेशनल्स जो है मीडिया कंपनियां जिस एजेंडे को प्रपोज करती हैं उस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट का एजेंडा उनका एजेंडा नहीं है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे भारत में खुलेआम लूट मचाएं और भारतीय कॉर्पोरेट हाउस किस तरह से खुलेआम शोषण करें और लूट मचाएं, यह प्रधान एजेंडा है, डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। तो जब सरकार युद्धास्त्रों की प्रतिस्पर्धा में लगी हो तो इसका अर्थ यह है कि सरकार एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी है। वो हिंदुस्तान की जनता के विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का हिस्सा नहीं है। हम सबके कंजम्पशन के लिए ये नरेंद्र मोदी के तमाम बाइट्स, भाषण सब आते रहते। नरेंद्र मोदी के किसी भाषण में आपको ये नहीं मिलेगा कि नरेंद्र मोदी साल में कितने हजार करोड़ रुपए के हथियार दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खरीदते हैं। सैनिकों को देने के लिए पेंशन नहीं है, सैनिकों की भर्ती करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हथियार खरीदे जाएंगे। हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हथियार खरीदे जाएंगे। ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है, ये वह मॉडल है जो कि हिंदुस्तान को अत्यंत गरीबी की दशा में अल्टीमेटली ले जाएगा। और जाहिर है कि इसमें वे कंपनियां, वे देश ज्यादा मददगार होंगे जो नरसंहार में भूमिका अदा करते हैं। वे देश ज्यादा मददगार होंगे जहां डिक्टेटरशिप है। वे देश ज्यादा मददगार होंगे जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर सरकारें काम करती हैं। वो नरेंद्र मोदी राम जी के इशारे पर काम नहीं करते, राम जी की कृपा पर काम नहीं करते। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय कॉर्पोरेट हाउसेस के इशारे पर, उनकी कृपा पर काम करते हैं। उनका जो एजेंडा है वो ये है कि येन केन प्रकारेण मुनाफा कमाओ। अगर नरसंहार से मुनाफा आता है तो नरसंहार में संभावनाएं खोजो। इजराइल में
नरसंहार में संभावनाएं खोज ली गई हैं। और यही वजह है कि टाटा और अदानी जैसे बड़े समूह इजराइल के साथ में नाविनालबद्ध होकर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत सरकार इनके पीछे एकदम सीमेंटेड दीवार की तरह खड़ी हुई है। भारत को किसी भी पड़ोसी देश से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हथियारों की दौड़ पर बेशुमार खर्चा किया जा रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में संप्रसारित की जाएंगी और फैलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।